देखिए मित्र, आज मेरे साथ ये सज्जन सब जीवामृत लेने आए हैं, प्राकृतिक खेती को सीखने समझने आए हैं। तो आज जब प्राकृतिक खेती की बात होती है तो सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, नेचुरल फार्मिंग जैसे ही सर्च करेंगे तो उसमें आता है गौ आधारित प्राकृतिक खेती। देश में जो प्राकृतिक खेती के वो चल रहे हैं अभियान, उसमें भी गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जहाँ गाय का पेशाब, गाय का गोबर, ये सब चलता है। और जीवामृत, एक शब्द है जीवामृत। जीवामृत है क्या, मैं बताऊं कि हमारी ज़मीन में बहुत प्रकार के, यानी हजारों लाखों प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते थे, हुआ करते थे। जब खेत की मेड़ें थीं, खेत की मेड़ों पर पेड़ थे, हम पेस्टिसाइड नहीं उपयोग करते थे, कार्बन ज़्यादा था तो थे। तो वो जीवाणु धरती को बनाते हैं, धरती में जीवांश बनाते हैं, और वो जीवांश ही हमारी फसलें लेती थी। तब कोई यूरिया, डीएपी, पोटाश नहीं डालता था। मैकेनाइज्ड और केमिकल फार्मिंग के युग में क्या हुआ कि धीरे धीरे हमने यूरिया लाए, फिर डीएपी लाए, फिर कुछ बीमारियां लगीं तो फंजीसाइड डाला, कीड़े लगे, इंसेक्टिसाइड डाला। एक मतलब मैं अगर कहूँ सही बात कि देश में केमिकल इंडस्ट्री को खड़ा करने का एक अभियान था, एक प्रायोजित एजेंडा था। वो कैसे बता रहा हूँ। दीमक कभी भी किसी पौधे को नहीं खाती। अगर पौधा हेल्दी है तो दीमक नहीं खाती। आप तो उस ज़िले के हैं जहाँ जंगल है, जंगल में जाइए, अपने महाराजगंज के बॉर्डर पर देखेंगे, महाराजगंज में जंगल में खूब इतने इतने ऊंचे बाम्बियों के, दीमक के घर हैं, और उन्हीं घरों के बीच में ढेर सारी वनस्पतियां खड़ी हैं, बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं। तो आप क्या देखेंगे, जब कोई टहनी टूट के गिर जाती तो उसको तो दीमक खाती है, किसी भी वनस्पति को दीमक नहीं खाती। क्योंकि दीमक को भी पता है कि अगर मैं जंगल को खाऊंगी, जिंदा पेड़ों को, तो कल मैं क्या करूंगी। तो दीमक तक को पता है कि ये जंगल मेरा आशियाना है, जो टहनियाँ सूख के गिरेंगी उन्हीं को खाऊंगी, अन्यथा नहीं खाऊंगी। लेकिन हमारे कृषि विज्ञान में जो एंटोमोलॉजी किताब, उसमें लिखा गया दीमक हानिकारक प्राणी है जो फसलों को क्षति पहुंचाता है। ये प्रायोजित तरीके से लिखा गया। और फिर क्या कहा गया कि इसको मारने के लिए क्लोरोपाइरीफास डालिए। कभी लिंडेन चलती थी, कभी गामा बी80 चलती थी, वो बंद होते गए, आज क्लोरोपाइरीफास चल रही है वही सब। तो जो जीवाणु हमारी ज़मीन से मर गए, उनके कारण ज़मीन की जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थी वो बिगड़ गई, फिजिकल केमिकल भी बिगड़ गए। इसलिए आजकल प्राकृतिक खेती बिना जीवामृत के तो नहीं होगी। लेकिन अब विषय जीवामृत होता क्या है। तो जीवामृत का मतलब है ज़मीन में जितने प्रकार के माइक्रोब्स पाए जाते हैं उनका संवर्धन करके हम अपने खेत में डालें। तो जैसे मैं कहता हूँ, जंगल की मिट्टी से बनाए गए, जंगल की मिट्टी से लाए गए सूक्ष्म जीवाणु। तो देखिए, ये मेरे ड्रमों में, मेरे पास ये 16 ड्रम है। मतलब मैं एमपी का, राजस्थान का, उत्तराखंड का 47 जंगल, वहाँ से मिट्टी ला करके ये जीवाणुओं का संवर्धन किया। इसका कलर, अगर आप चीनी डालते हैं तो देखिए इस कलर का होगा बनने के बाद। इसमें एक स्मेल होगी सूंघने के बाद, सड़ी सी। तो हमारे यहाँ से आप 5-5 लीटर ले जाओगे और एक ड्रम में डालोगे। जैसे कई किसान बहुत दूर के हैं, हमारे यहाँ झांसी नहीं आ सकते, उनको मैं कहता हूँ आप जंगल चले जाइए और जंगल में उन स्थानों पर जाना। जैसे बहुत से लोग जंगल गए और जंगल में ऊपर चढ़ गए, फिर वो कह रहे हैं साहब जो आप बता रहे हो वैसा मिट्टी मिल ही नहीं रहा है, मिट्टी सूख गया। तो सुनिए मित्र, जंगल का जो निचला हिस्सा है, सबसे लोएस्ट पॉइंट, वहाँ जाइए और वहाँ ऐसा कोई पेड़ ढूंढिए जिस पेड़ के नीचे ढेर सारा तना, फल, पत्ती सब सड़ा गला पड़ा हो, मतलब 4 इंच की लेयर में। जब उसको हटाएंगे तो उसके नीचे जो मिट्टी मिलेगी, आज भी उसमें नमी होगी। बस हमको वही मिट्टी चाहिए। तो 5 लीटर हमसे ले जाइए या 10 किलो जंगल की मिट्टी ले आइए, एक ड्रम में डालेंगे, 200 लीटर पानी भर देंगे। अब ये देखना है कि हम
हम जैसे कहते हैं इसको हमेशा फसल की बुआई या रोपाई के पहले डालना है। अब जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है, जो लोग हमसे यूट्यूब में जुड़ रहे हैं वो जंगल से मिट्टी ला रहे हैं। जनवरी में भी लोग लाए, और जनवरी में लाए और 200 लीटर बना लिया। अब वो कहते हैं सचान साहब मेरा बन गया, अब मैं क्या करूं? ये प्रश्न रहता है, क्योंकि अब वो फसल बोएंगे जुलाई में, अब ये फरवरी में बन चुका, अब उनको फसल यूज करना है जुलाई में, तो जुलाई तक इसको जिंदा रखना बहुत टेढ़ी खीर है। क्योंकि अगर इसमें 10 की पावर 9 तक माइक्रोब्स आ चुके हैं तो इसके बाद अब इसमें बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, अब ये मरेंगे। तो इसको 4 महीने तक हम नहीं रोक पाएंगे। तो मैं कहता हूं कि जैसे एक प्लान बनाना है कि मुझे जुलाई में फसल लगानी है, तो यानी कि जुलाई जून के लास्ट में मेरा रेडी हो जाए, तो हम कब से शुरू करेंगे? ये 1 महीना 35 दिन 40 दिन में बन जाएगा। तो हम कब से शुरू करेंगे? 25 मई से 20 मई से, ठीक है ना? लेकिन अब आपके सामने मजबूरी कि आप हमसे अभी लिए जा रहे हो, तो क्या करना है? तो सुनना, 2 चीज़ें हैं कि जैसे एक 200 लीटर के ड्रम में 10 की पावर 9 तक माइक्रोब्स हो जाए, इसके लिए आपको 28 किलो शुगर देनी है। तो 200 लीटर पानी भरा, 5 लीटर ये जीवामृत डाल दिया और 28 किलो मैंने चीनी डाल दी। तो चीनी चूँकि पर्याप्त है, इस ड्रम में माइक्रोब्स के डेवलपमेंट होने के लिए पूरी चीनी पर्याप्त है। तो ये 35-40 दिन में, 30 दिन में ही पूरा ड्रम माइक्रोब से भर जाएगा। अब हम करेंगे क्या कि अभी आप ले गए 200 लीटर पानी भरा, केवल 2 किलो गुड़ डाला। आज तारीख है 8, क्या है 8 की 9? 8 है कि 8 तारीख को आपने डाला और 2 किलो चीनी डाला। अब अगली 8 तारीख को 4 किलो चीनी डालेंगे, फिर अगली 8 तारीख को जो है 8 किलो चीनी डालेंगे, फिर अगली 8 तारीख को 16 किलो चीनी डालेंगे। तब देखना 28, 26 या 30 किलो चीनी पहुंच जाएगी और जुलाई आ जाएगी, तब ये अच्छा रहेगा। तो भोजन धीरे धीरे देंगे तो माइक्रोब तेजी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। हम लोगों के यहाँ धान की रोपाई जून ही में होती है। हाँ, जून में 15 जून के बाद रोपाई ठीक है। जाती है, और खेत में पानी लगा रहता है, उसमें बारिश हो जाती है पूरा, तो उसमें हम डालेंगे। हाँ। तो यह नहीं ना जो पानी के साथ बह जाएगा ना, सुनिए, रुक जाओ किसान भाइयों, ध्यान देना। कई लोग इसको क्या, लंबा सा खेत है और कई लोग क्या बताते हैं, इस ड्रम को ले जाओ खेत में, टोटी लगा दो, खोल दो, नाली के साथ जाएगा। ये माइक्रोब्स अभी तो इस ड्रम में भरा है, इस ड्रम से बाहर निकल नहीं सकता, इसकी मजबूरी है और भोजन भी है। जब हम नाली में टोटी खोलते हैं और खेत लंबा है, 400 फुट तक पानी चल रहा है, तो ये जब पानी में जाएगा तो पानी में इसका आशियाना नहीं है, इसका आशियाना अब कार्बन। तो पता चला 50 फुट, 100 फुट, 75 फुट, 125 फुट गया और ये मिट्टी में घुसेगा, अपना आशियाना खोज लेगा। यानी कार्बन का जो मॉलिक्यूल पड़े हैं ना जमीन में, उसी के साथ सेट हो जाएगा। तो 500 फीट आप जाएगा कि नहीं जाएगा, भगवान मालिक है। तो आपका प्रश्न था कि बरसात, साहब मेरे यहाँ बरसात होती है, खूब पानी भर जाता है, तो पानी के साथ नहीं निकलेगा। इसको आप डालेंगे ना तो ये पनिया में नहीं रहेगा, ये अपना आशियाना खोजेगा, पानी इसका आशियाना नहीं है। अब कहोगे तो फिर यहाँ इसका भोजन है ना, चीनी दे रहा हूँ। जब खेत में पानी भरेगा तो ये पानी में नहीं रहेगा, ये पानी से बहुत, मतलब 1 घंटे आधा घंटा लगेगा, ये अपना कार्बन खोज लेगा, कार्बन के साथ ये टाई अप हो जाएगा। अब पानी खेत में भरा रहने दीजिए, पानी खेत में निकलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कभी डाउट मत रखिए। तो ये जीवामृत मित्र बनाना है, मैं बार बार बोलता हूँ, गाय का पेशाब, गाय का के लिए कैसे कहा, जैसे मान लीजिए 400 फुट से लंबा है, उसको नाली से न डाला जाए तो उसको पूरा खेत में देखो हम बताते हैं। आप 1 एकड़ जमीन में आज धान लगा रहे हो, पानी भरा है, पानी भरा, तो पहले तो सुन लीजिए, अगर आपका 10 जून को पानी भरा है और आप 20 जून को धान लगा रहे हैं, तो आप 10 जून को डाल दीजिए। जितना जल्दी जाएगा उतना जल्दी ये फंक्शन करेगा, कुछ काम करेगा, तो रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो 20 लीटर की बाल्टी ली, एक आधा लीटर का मग्गा लिया, बाल्टी लेके चले, जगह जगह 40 जगह आप आधा लीटर फेंकाओ, तो पानी में ये मूव करके और ज़मीन में चला जाएगा। एक तो तरीका ये है। अब रबी में अगर आपको सूखा, मतलब खेत में नमी है, ओट आ चुकी है और पानी नहीं भरना है,
तो इसी 20 लीटर को 100 किलो सूखी हुई गोबर की खाद में मिलाएंगे और बिखेरेंगे, पीछे से जुताई कर देंगे। ये 2 तरीके हैं डालने के, तीसरा कोई तरीका नहीं है। लेकिन 20 लीटर, 1 एकड़ में 20 लीटर बस। लाभ क्या इसके सुन लेना। जैसे अंदर बात हो रही थी ना डीएपी की, जीवामृत अगर किसी किसान ने फसल की बुआई के 5 दिन, 6 दिन, 3 दिन पहले डाल दिया तो वो किसान डीएपी, पोटास, जिंक, सल्फर सब भूल जाए। मतलब डर निकाल दे कि हम तो जिंक भी डालते थे, पोटास भी डालते थे, अब कहना कुछ मत डालिए। लेकिन हाँ, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करिए, क्योंकि मैंने अंदर बताया कि इस जमीन में सारे एलिमेंट हैं, बस वो अनसोल्युबल फॉर्म में है। नाइट्रोजन जमीन का हिस्सा है ही नहीं, नाइट्रोजन कार्बन का हिस्सा है। कार्बन जमीन में कम है, इसलिए धान लगा रहे हो तो जमीन में नाइट्रोजन इतना नहीं है कि वो धान को इतनी ग्रोथ ला सके। तो इसलिए यूरिया की टॉप ड्रेसिंग धान में, गन्ने में, गेहूं में, कपास में, सोयाबीन में यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी है। अगर चना है, मटर है, मसूर है और या खरीफ की उड़द है, मूंग है, तो भी यूरिया नहीं डालनी, क्योंकि इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत कमज़ोर है। उतनी नाइट्रोजन है ज़मीन में। फिर बारिश के सीज़न में बारिश से भी नैनो फार्म में यूरिया मिल रही है, लेकिन रबी में आपको नाइट्रोजन देनी है, बकाया कोई चीज़ नहीं देनी। देखो, नेचुरल फार्मिंग करने चले हो तो क्या है, हमको केमिकल नहीं डालने। केमिकल अगर नहीं डालना तो 2 बातें समझनी है, ज़मीन में कार्बन को बढ़ाना है और जीवाणु इनाकुलेट करने, बस। तीसरा कोई काम नहीं करना। ज़मीन में कार्बन को ऐड करना। और कार्बन जब मैं कहता हूँ तो कोई भी कार्बनिक पदार्थ, अगर पशु पालते हो तो उनका गोबर, सड़ा गला, फसल की हार्वेस्टिंग के बाद जो फसलों का अवशेष है वो, या बीडीसाइड डाल करके खरपतवारों को नहीं मारना। केवल इतना काम करना है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगला चीज़ और है कि ये जीवाणु कई प्रकार के फंक्शन करते हैं, जैसे अनसोल्युबल चीज़ों को सोल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा, ज़मीन में जितना भी नेगेटिव पैथोजन पड़ा है, जो गन्ने में, सब्जियों में, किसी भी फसल में, पल्स क्रॉप में विल्ट फैलाता है, मतलब कई प्रकार की बीमारियां हैं जो ज़मीन से आती हैं। अगर ये जीवाणु ज़मीन में बरसात के सीज़न में चले गए तो 2 महीने के अंदर वो ज़मीन से जो नेगेटिव पैथोजन थे, जो बीमारी फैलाने वाले, उनको नष्ट नाबूद कर देंगे। और ना विश्वास हो तो मेरे तो चूँकि लाखों किसानों ने ये करके देख लिया, क्या कि बरसात के सीज़न में अगर मैंने जीवामृत ज़मीन में डाल दिया, अक्टूबर में उन्होंने टमाटर लगाए, मिर्चा लगाए, बैंगन लगाए, कोई भी सब्जी लगाए, अब उनके खेत में बीमारी नहीं आएगी। अब बीमारी आएगी कौन सी? सेकेंडरी, मतलब वायुजनित। जैसे आपने टमाटर के खेत में डाला था, आपको बीमारी नहीं है, लेकिन पड़ोसी ने टमाटर लगाया था, उसके यहाँ है बीमारी। तो बीमारी के जो बीज बनेंगे पत्तियों पर, वो उड़ कर के आएंगे हवा से, तो आप द्वितीयक इन्फेक्शन होगा। बीमारी मतलब वायुजनित बीमारी बोलते हैं। उस बीमारी के लिए फिर मैं बताता हूँ संजीवनी खाद, जिसमें 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो गुड़ और 70 लीटर पानी ऐसे एक ड्रम में रख देते हैं। जीवामृत के ड्रम को हमेशा छाया में रखेंगे, पेड़ों के नीचे। संजीवनी का ड्रम हमेशा धूप पे रखेंगे। तो 30 किलो गोबर ताज़ा, 30 किलो नीम की पत्तियाँ क्रश करके, 3 किलो गुड़, धूप में रखा हुआ ड्रम, उसमें डाल देंगे, 70 लीटर पानी भर देंगे। 12 दिन में, 13 दिन में, 15 दिन में संजीवनी बन जाएगी। ये संजीवनी जो आपने बनाई है, 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो गुड़ और पानी, जब पक जाएगी तो ये एक फसल में 3 स्प्रे के लिए है। तो जब स्प्रे करना होगा तो बगलिया में एक ड्रम रखेंगे, 150 लीटर पानी भरेंगे, 1/3 इसमें मिला देंगे, 12 घंटे के लिए रुक जाएंगे, तो वो सॉलिड मटेरियल नीचे जम जाएगा। फिर छान करके आप फसल में स्प्रे मार देंगे, 15 दिन पर फिर मार देंगे, 15 दिन पर फिर मार देंगे, कहानी खत्म। तो इस जीवामृत की बारीकी जो है, बारीकी ये है कि इसको जिंदा रखना। जैसे मान लो ये ड्रम मेरे भरे रखे हैं, हम 2 महीना इसको छेड़े ही ना यहाँ से कोई लेने आए, ना मैं इसको हिलाऊं डुलाऊं और भूल जाऊं, तो 2 महीने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचेगा। ये सारे माइक्रोब्स इसमें जो हैं सब खत्म हो जाएंगे। क्यों? सफोगेशन। अब फर्दर उसमें बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है, मल्टीप्लाई हो नहीं सकते। अब वो डेड होने रहेंगे, अब डेड होते रहेंगे।
तो ये आधा फेंक दो, बेच दो, किसी को दे दो, फसल में यूज कर लो, फिर पानी भरो, रिफ्रेश करते रहो, तो ये चलेगा। अन्यथा फिर मैं कहता हूँ कि इतना सा जीवामृत लो और किसी ऐसा कोई छायादार पेड़ आपके खेत में हो, उसके नीचे 2-4 कुंटल गोबर डाल दो और उसके नीचे ये 5 लीटर पानी ये जीवामृत छिड़काओ और उस गोबर को मल्च कर दो, यानी पत्तों से ढक दो। बीच बीच में बस देखते रहना कि नमी है कि नहीं है। नमी जैसे ही कम होने लगे तो उसमें पानी का स्प्रे मार दो। सर गोबर ताजा कि वो सड़ा हुआ? सड़ा हुआ, समझना। तो जैसे मैं जंगल से लाया, अब आपने ऐसी पेड़ के नीचे एक जंगल बना दिया, यानी कचरा इकट्ठा कर दिया, उसमें जीवाणु ऑलरेडी डाल दिए, तो वो जीवाणु उस कार्बन में जिंदा रहेंगे। जब आपका एक खराब हो जाए तो बस वहीं से 10 किलो 15 किलो मिट्टी लो, एक ड्रम में डालो, पानी भरो, गुड़ चीनी डालो, फिर बन जाएंगे। तो इनको निरंतर जिंदा रखने की प्रयोगशाला है किसी छायादार अच्छे पेड़ के नीचे। अब जैसे पीपल बरगद का नाम आता है, पीपल बरगद इसलिए आता है मित्र, देखना, पीपल के बरगद के पेड़ में जो फल लगता है वो मीठा होता है, वो वहाँ गिरता है। तो मैंने बोला इनको शुगर चाहिए, इसलिए पीपल बरगद के पेड़ के नीचे ये बहुत ज़्यादा संख्या में मिलते हैं, बशर्ते वो पीपल बरगद के पेड़ के नीचे कोई जाता आता ना हो, और जाता आता हो तो निकल जाए, बस आग ना लगाए, उसको कचड़े को झाड़ा झूड़ी ना करे। तो कहीं भी ऐसा अगर पीपल बरगद का पेड़ है जिसके नीचे खूब जंगल है, घासें हैं, झाड़ियाँ खड़ी हैं और वहाँ सारा फल तना सड़ता रहता है, वहाँ से भी आप मिट्टी ले सकते हो। लेकिन कोई कहेगा मंदिर में सांप खड़ा है, जहाँ पुजारी जी रोज झाड़ू लगाते, वहाँ नहीं। या जो खेत में आपके खड़ा है जिसमें आपने यूरिया डीएपी खूब डाला है, वहाँ नहीं। जो मरघट में, सड़क के किनारे, रेलवे लाइन के किनारे, नहर की पटरी पर, शमशान घाट में पीपल बरगद खड़ा है, झाड़ियाँ उगी हुई हैं, घासें बढ़ी हुई हैं, पूरा वहीं गिरता है, किसी को मतलब नहीं है, वहाँ की मिट्टी से भी जीवामृत बन जाएगा। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में। ये सर कह रहे हैं इधर में हम बंद कर दो।